तभी वह औरत फिर से नाराज होकर बोली, राकेश जल्दी बाहर आओ, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ। मैंने भी अपनी दादी की बांह पकड़ ली और घबराकर उन्हें गड्ढे से नीचे खींचा। अब देर हो चुकी है, जो मैंने कहा है वैसा ही करो, बस आज की रात निकल जाए, फिर कभी यह दुख नहीं झेलना पड़ेगा। दादी के कुछ कहने से पहले ही मैंने उन्हें बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दादी चाहे जितना भी दरवाजा खटखटाती रहीं, उन्होंने खोलने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद बाहर से दादी की चीख सुनाई दी, बहुत कर्कश। मैं जल्दी से खिड़की के पास रेंग कर गया तो देखा दादी जमीन पर बैठी हुई थी, चिल्ला रही थी, भूत भूत। माँ, मैं मंजली हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? औरत की इस बात ने दादी को जैसे बिजली का झटका दे दिया। उन्होंने मुड़कर उस औरत को देखा और जैसे ही उसकी आंखों पर नजर पड़ी, दादी का पूरा शरीर ऐसे हो गया जैसे उनकी आत्मा ही खींच ली गई हो। यह देखकर वह औरत दादी के पास आई, नीचे बैठकर दादी का हाथ पकड़ लिया। माँ, कुएं का पानी बहुत ठंडा है, मेरे लिए एक कपड़ा सिल दो ना। मैंने बचपन में गांव वालों से सुना था कि मेरी एक बुआ थी जो पैदा होते ही मर गई थी, उसका नाम तक नहीं रखा गया था। ये औरत साफ तौर पर दादी को धोखा दे रही थी। दादी को खतरा है, दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने दो ना। मेरे दादा ने सिर हिलाया, तुम्हारी दादी का दिल कमजोर है, अब लगता है बचना मुश्किल है। ये कहते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरा मुंह दबा दिया ताकि मैं आवाज न निकालूं। बाहर वह औरत फिर से दादी के कंधे पर हाथ रखकर बड़े दुख भरे स्वर में बोली, माँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या तुमने मुझे पहचान लिया मंजली? माँ को माफ कर दे बेटी, माँ अभी तेरे लिए कपड़ा सिलती हूँ। औरत ने जब देखा कि दादी मान गई तो उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ गई। वह दादी का हाथ पकड़कर पश्चिम वाले कमरे की ओर ले चली। यह देखकर दादा के चेहरे के भाव उलझे हुए थे। दादी का क्या होगा? राकेश, तुम्हारी दादी पश्चिम वाले कमरे की औरत के मुंह में फंस गई है, अब कोई बचाव नहीं। दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी, ये सोचकर कि उन्हें कुछ हो जाएगा मैं रोने लगा। सच में कोई तरीका नहीं है दादी को बचाने का? तरीका है, पर बहुत खतरनाक है। कौन सा तरीका? राकेश, तुम अभी बच्चे हो, सिर्फ तुम ही दादी को बचा सकते हो। कैसे बचाऊं? पश्चिम वाले कमरे में जाओ, जब दादी सिलाई करते करते 8वां टांका लगाए तभी दादी को होश में लाकर उन्हें वापस ले आना। ठीक है। मुझे नहीं पता कि मुझमें इतनी हिम्मत कहां से आई कि मैंने दादा का यह तरीका मान लिया। दादा ने अलमारी से एक कटोरा खून निकाला। यह बूढ़ी बकरी का खून है, मैंने अपनी आंखों से देखा। दादा इसे कमरे में लाए थे। मैंने भी बूढ़ी बकरी का खून अपने चेहरे पर मल लिया। बूढ़ी बकरी का खून बहुत बदबूदार था, बहुत गंदा। मुझे कुछ देर उल्टी जैसा महसूस हुआ, लगभग उल्टी हो ही गई। दादा ने मेरे कंधे पकड़कर समझाया, याद रखना, जब दादी 8वां टांका लगाई तब उनके मुंह पर खून लगाकर उन्हें वापस ले आना। समझ गया। मैं आंधी बर्फ के बीच पश्चिम वाले कमरे में गया। दादी और वह औरत दोनों मिट्टी की चारपाई पर बैठी थीं। दादी हाथ में सुई धागा लिए बकरी की खाल सी रही थीं। 6ठा टांका पूरा हो चुका था। दादी, मैं आ गया। वे ऐसे थीं जैसे उन्होंने सुना ही ना हो, बस सिर झुकाए खाल की ओर देख रही थीं। मैं दादी के पास गया और उनकी बांह हिलाई। दादी की आंखें सुनी सुनी थीं, जैसे उनकी आत्मा कहीं खो गई हो। बेटी जल्दी कपड़ा सिल दे, मैं ठंड से मर जाऊंगी। अच्छा तू सुई पकड़। मैंने उस औरत की ओर देखा। औरत ने मेरी तरफ देखकर काली सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में छल था। मैंने दादी की बांह जोर से पकड़कर चिल्लाया, दादी जल्दी उठो, मेरे साथ चलो। मेरी यह बात सुनते ही औरत का चेहरा बदल गया। उसने मुझे बड़े गुस्से से घूरा, ऐसा लगा जैसे वह मुझे कच्चा चबा जाएगी, पर उसने कुछ किया नहीं, बस बोली, राकेश बत्ती बुझा दे, मैं तुझे भी अच्छे से खिलाऊंगी। वह बहुत गुस्से में थी, फिर भी उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद मेरे चेहरे पर लगा बकरी का खून देखकर वह डर रही थी। मेरी उलझन के बीच ही दादी की आंखों में हरकत हुई, जैसे किसी सपने से जाग रही हों। वे संघर्ष कर रही थीं। औरत ने भी दादी में यह बदलाव भांप लिया। वह फिर से रोनी सूरत बनाकर बोली, माँ जल्दी सिलो ना, मैं ठंड से मर जाऊंगी। उसकी आवाज खोखली पर मोहक थी। दादी बस 2 पल संघर्ष करके फिर से उसी में डूब गईं। अब मैंने दादी की बांह और जोर से पकड़ ली। आवाज में और ज्यादा घबराहट थी। दादी जल्दी होश में आओ, मेरी बुआ तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। दादी की आंखें धीरे धीरे हिलीं। उन्होंने सुई से 8वां टांका लगा दिया। बेटी तूने कपड़ा तो ठीक नहीं सिला, बांह वाली जगह सही नहीं है, एक टांका और लगा दे। इस वक्त मेरी नसें बिल्कुल तन चुकी थीं, नाखून लगभग दादी के मांस में धंस चुके थे। दादी अब सिलाई नहीं, अभी होश में आओ, सच में अब और नहीं। मैं चिल्लाया। देखते ही देखते अगला टांका पड़ने ही वाला था कि मैं लगभग टूट गया। अच्छा हुआ कि दादी को दर्द महसूस हुआ और वे समय पर होश में आ गईं। उन्होंने सिर झुकाकर देखा तो खून से सनी तीखी बकरी की बदबू वाली खाल दिखी। उन्हें अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत हाथ की खाल फेंक दी। मेरा हाथ पकड़कर बाहर की ओर चल पड़ी, पर अगले ही पल औरत ने रास्ता रोक लिया। राकेश कपड़ा अभी सिला नहीं गया, एक टांका और लगा दो, एक टांका और लगा दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। दादी ने औरत को घूरा, कुछ कहा नहीं। वे मुझे लेकर पश्चिम वाले कमरे से निकल गईं। बाहर बर्फ 1 फुट से ज्यादा गिर चुकी थी। दादी मुझे लेकर पूरब वाले कमरे की ओर बढ़ी, जबकि वह औरत पश्चिम वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ी हिले बिना हमारी पीठ को घूर रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। पूरब वाले कमरे में लौटकर मैंने चेहरे का बकरी का खून पोंछ लिया। दादा साफ देखने में हल्के फुल्के लग रहे थे। आज की रात निकल गई तो अब हमें कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। दादाजी आपका मतलब असल में क्या है? सुबह होते ही तुम्हें बता दूंगा। अभी तो सच में बहुत खतरा था, अगर राकेश ना होता तो मैं मर गई होती। हाँ, राकेश की बदौलत ही सब ठीक हुआ। वह औरत फिर आएगी, वह फिर से मुझे ढूंढने आएगी। दादी का बड़ी मुश्किल से शांत हुआ दिल फिर से धड़कने लगा। दादाजी आप सावधान रहना। दादी की बात अभी खत्म ही हुई थी कि बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई।
चाचा, मेरी छत के टुकड़े पर रखी चाकू गायब है, जरा आकर ढूंढने में मदद करो। दादा ने भौहें सिकोड़ी, अलमारी से एक कुल्हाड़ी निकाली। दादी ने यह देखकर चेहरा बदल लिया। दादाजी, ये तो पागलपन है। ये कहते हुए दादा ने पूरब वाले कमरे का दरवाजा खोल दिया। चांदनी में मैंने देखा औरत की परछाई असल में एक खड़ी हुई बूढ़ी बकरी की थी। दादा कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले, फिर दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से औरत की आवाज आई, वह पश्चिम वाले कमरे में है, चलो मेरे साथ। औरत की आवाज बहुत मीठी थी, जैसे दादा को लुभा रही हो। मैं खिड़की के पास रेंग कर गया। चांदनी में देखा वह औरत दादा के शरीर से लिपटी हुई थी, हाथ उनकी गर्दन पर फिरा रही थी, बहुत लुभावने अंदाज में। दादा का चेहरा बिल्कुल शांत था। वे बिना रुके पश्चिम वाले कमरे की ओर बढ़ते रहे। औरत उनके कंधे पर लटकी हुई थी, हिलाने पर भी नहीं हट रही थी। पश्चिम वाले कमरे के पास पहुंचकर दादा अचानक रुक गए। औरत एक पल के लिए चौंक गई, फिर मीठी आवाज में बोली, चाचा अंदर चलो ना। तभी दादा ने पीठ के पीछे से एक कुल्हाड़ी निकाली और सीधा औरत की गर्दन पर मार दी। औरत के मुंह से कर्कश चीख निकली, उसका चेहरा भी बुरी तरह विकृत हो गया। वह भागना चाहती थी, पर दादा ने उसे कसकर पकड़ लिया था। दादा ने कुल्हाड़ी उठाकर 10-12 बार लगातार वार किए। औरत मारी गई, खून जमीन पर बिखर गया। मैंने जल्दी से पूरब वाले कमरे का दरवाजा खोला। दादाजी, ये सब खत्म हो गया? कल सुबह सुबह उस औरत का पति आएगा। पति? अब क्या करें? पहले औरत को दबा दो। कहां दबाए? बर्फ में दबा दो। ये कहते ही मैंने औरत को बर्फ के गोले में लपेटकर आंगन में रख दिया। दादाजी, औरत की लाश आंगन में रखना बहुत खतरनाक है, इसे पहाड़ के पीछे ले जाकर दबा दें। नहीं, इसे आंगन में ही रखना है। दादा जैसे किसी नियम का पालन कर रहे थे, नियम के अनुसार ही काम कर रहे थे। सुबह सुबह वह आदमी हमें ढूंढने आएगा तो क्या कहें? बची हुई आधी बकरी उबाल लो, नमक मत डालना। जब वह आदमी आए तो उसे बकरी का मांस खिला देना। अगर औरत के बारे में पूछे तो कहना कि हमने कभी नहीं देखा। वह हमारे आंगन में औरत को ढूंढेगा, जब मिल जाए तभी उसे मार देना, उससे पहले नहीं। ठीक है। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, हमारे आंगन में एक आदमी आया। वह भरे पूरे शरीर वाला था, पर उसका चेहरा बकरी जैसा था, लंबा और पतला। उसकी आवाज भारी थी। चाचा, भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, जल्दी बकरी का मांस दो। दादा ने भंडार से आधी बाल्टी बकरी का मांस निकाला, जमीन पर रख दी। आदमी जमीन पर बैठकर हाथों से मांस खाने लगा। थोड़ी देर में उसने पूरी बाल्टी खाली कर दी। चाचा, मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई है, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं देखा। आदमी अचानक 2 कदम आगे बढ़ा, दादा की कलाई पकड़ ली। उसने दादा की कलाई अपनी नाक के पास ले जाकर ध्यान से सूंघी। तुमने मेरी पत्नी को मार डाला है, मुझे उसके खून की गंध आ रही है। हमारा घर पहाड़ की चोटी के आधे रास्ते पर था, वहां अक्सर लोग रात बिताने आते थे। इस घर में उसकी पत्नी है या नहीं, ये मुझे सचमुच नहीं पता था। तुम भी हमारे आंगन में ढूंढ लो। आदमी की आंखें इधर उधर घूमी। उसने दादा की कलाई छोड़ दी, ठंडी आवाज में बोला, अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये कहकर वह हमारे पूरब वाले कमरे में चला गया। वह आदमी तो बहुत ताकतवर लग रहा है, हम उसे कैसे मारेंगे? बुढ़िया, घबराओ मत, मेरे साथ भंडार में चलो। दादा मुझे और दादी को लेकर भंडार में गए। भंडार में हड्डियों का एक ढेर पड़ा था। ये सारी हड्डियां उस बूढ़ी बकरी की थीं। दादा ने उनमें से सबसे नुकीली हड्डी उठाकर दादी को दिखाई। इस हड्डी को तेज धार दो, इससे उस आदमी को मारा जा सकता है। दादी जल्दी से धार वाला पत्थर ले आईं। मैं भी बकरी की हड्डी को तेज करने लगा। दादी घबराकर भंडार के बाहर की ओर देख रही थी। दादाजी, हड्डी तेज करने की आवाज बहुत तेज है, अगर वह आदमी सुन ले तो? चिंता मत करो, वह अभी सिर्फ अपनी पत्नी को ढूंढने में लगा है। दादा की बात खत्म ही हुई थी कि वह आदमी भंडार में आ गया। वह जैसे हमें देख ही नहीं पा रहा था, बस पूरे भंडार में उलट पलट करता रहा। पूरा भंडार छान मारा, पर पत्नी का कोई निशान न मिला। फिर वह पश्चिम वाले कमरे में चला गया। दादा ने बकरी की हड्डी तेज करके मुझे और दादी को लेकर आंगन में गए। ठीक उसी वक्त वह आदमी पश्चिम वाले कमरे से बाहर निकला। वह पूरे गुस्से में था। बुढ़े, मेरी पत्नी कहाँ है? आदमी ठीक उसी बर्फ के गोले के पास खड़ा था, लाश से बस आधा मीटर दूर। दादा ने आंखें सिकोड़ी। मुझे याद नहीं, मैंने तुम्हारी पत्नी को देखा ही नहीं। झूठ मत बोलो। दादा मुस्कुराए। उन्होंने बर्फ के गोले की ओर उंगली दिखाई, जैसे जानबूझकर आदमी को भड़का रहे हों। वह तुम्हारी पत्नी है क्या? मुझे तो लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कोई पत्नी है ही नहीं। आदमी का चेहरा बदल गया। उसने दादा को गुस्से से घूरा और फिर पैर उठाकर बर्फ के गोले पर जोर से लात मारी। बर्फ का गोला टूट गया, उसमें एक छेद हो गया, छेद से खून बहने लगा। फिर औरत का आधा चेहरा दिखने लगा। सर्दियों का मौसम होने के कारण औरत की लाश सड़ी नहीं थी, अब भी बिल्कुल साबुत थी। औरत की आंखें खुली रह गई थीं। मरते वक्त भी वह गुस्से में थी। वे आंखें सीधे हमारे आंगन की ओर ताक रही थीं। आदमी ने पत्नी की लाश देखी। पहले तो जैसे जम गया, फिर हंसने लगा। उसने खून साफ कर औरत की पूरी लाश उजागर कर दी। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। आदमी यह कहते हुए बड़े गुस्से से हम सबको घूरने लगा। रही बात तुम लोगों की, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मैं भी न जाने कब आदमी के पीछे पहुंच गया था। मैंने अपना हाथ पीठ के पीछे छिपाया, हाथ में कसकर बकरी की हड्डी पकड़ी हुई थी। मैं छोटे छोटे कदमों से आदमी के पास सरका। आदमी हम सबको देखकर डरावनी हंसी हंसा। तुम सब में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते ही उसका चेहरा बदल गया, बिल्कुल एक भूत जैसा। वह हमारी ओर दौड़ पड़ा। मैंने बूढ़ी बकरी की हड्डी उठाई और जोर से आदमी की गर्दन में घोंप दी। खून जमीन पर फैल गया। आदमी 2 बार लड़खड़ाया, फिर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर मेरे चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई।
मर गया, दोनों मर गए। मेरी यह बात खत्म होते ही जमीन पर पड़ी दोनों लाशें धुंधली होने लगीं, फिर अचानक दोनों गायब हो गईं। दादी ने आंखें फाड़कर देखा, हैरानी से बोली, दादाजी ये क्या हुआ? दादी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हमारे पूरब वाले कमरे की छत से एक तख्ती लुढ़कती हुई नीचे गिरी, जिस पर लिखा था, पर्वत राक्षस कसाई। बुढ़िया, अब हमें कभी बिछड़ने और मरने का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। दादा की बात खत्म होते ही मुझे चक्कर आने लगा, शरीर पर से नियंत्रण भी छूटने लगा। दादा और दादी भी मेरी ही तरह लड़खड़ाने लगे, वे भी खड़े नहीं रह पा रहे थे। जैसे ही मुझे लगा कि मैं बेहोश होने वाला हूं, एक खोखली सी आवाज मेरे कानों में गूंजी, खेल में गड़बड़ी पाई गई, तुरंत मरम्मत की जा रही है। जब मैंने फिर आंखें खोली तो एक बड़ा सा बकरी का चेहरा मेरे सामने था। मैं झटके से उठ बैठा, देखा कि मैं बकरी के बाड़े में हूं। बूढ़ी बकरी मुंह में सोंठ चबाते हुए मुझे ही देख रही थी। उसकी नजरें बहुत उलझी हुई थीं, जैसे कुछ सोच रही हो। तभी मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो दादा बाड़े में आए, उनके हाथ में चाकू था। उन्होंने बूढ़ी बकरी को बाहर खींचा। बूढ़ी बकरी ने पलटकर मेरी ओर देखा। पहली बार मैंने एक बकरी के चेहरे पर उदासी देखी। दादा ने बूढ़ी बकरी को मार डाला। दादाजी, मैं घबराकर पैर पटकने लगा। बूढ़ी बकरी में तो इंसान जैसी समझ आ गई थी, आपने उसे कैसे मार दिया? कहाँ की तेरी ये बकवास, इतनी अजीब बातें। ये सुनकर मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया।